जय भीम। जो धर्म है सिखलाता वो खुद ही फूट डलवाता, नीच जात का कह के उसे ना पीने देते थे पानी। हक शोषित को दिलवाया, बहुजन का सम्मान बढ़ाया। औरत को दिया अधिकार, बना पाई वो अपनी पहचान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बहुजन दस्तक चैनल। बहुजन दस्तक चैनल पर आपका स्वागत है। बहुजन समाज और महिलाओं पर अत्याचार होने पर हम दिलाएंगे न्याय और दिखाएंगे आपको बहुजन महापुरुषों का इतिहास और पढ़ाएंगे आपको बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखा हुआ भारत का संविधान। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। साथी और मेरे मित्र श्री कौशल किशोर जी, श्री शैलेंद्र शर्मा जी, बाकी सब मंच में जो डिग्निटरीज प्रेजेंट हैं, CPWD के सीनियर ऑफिशियल्स, इंजीनियर्स और सीनियर बाकी एम्प्लॉयज जो यहाँ पे आज उपस्थित हैं, मैं आपको भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 132nd बर्थ एनिवर्सरी पे मैं आपका स्वागत करना चाहता हूँ यहाँ पे, और आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। पिछले 5 वर्षों में हम हर वर्ष उसी दिन यहाँ पे इकट्ठा होके we pay a tribute to one of the leading lights of our freedom movement, भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। स्वतंत्रता के पहले और बाद में उनकी जो कंट्रीब्यूशन रही है उसको डिस्क्राइब करना, उसको पूरी तरह से समझना आसान नहीं है। बाबा साहेब एक सोशल रिफॉर्मर थे, एक इंटेलेक्चुअल थे, एजुकेशनिस्ट थे, इकोनॉमिस्ट थे, लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे। बट मैं समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो एक पेट्रियट थे, जिन्होंने अपना सारा जीवन देश की सेवा में और समाज सेवा में लगाया। और आज हम बड़ी गर्व से कह सकते हैं कि उन्होंने जो काम किया वो सिर्फ देशवासियों के लिए इंस्पिरेशन नहीं है, पर खास करके हमारे यूथ के लिए एक बहुत बड़ा, उनका जो जीवन है एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है। जब स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था तो कई लोगों को लगता था कि पॉलिटिकल फ्रीडम जो है वही इम्पोर्टेंट है, बट बाबा साहेब ने उस समय से ये एम्फसाइज करना शुरू कर दिया कि हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के साथ सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, और सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं बट इक्वालिटी और जस्टिस की जो का आंदोलन है वो भी हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज जब हम बाबा साहेब की कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं और उनको ट्रिब्यूट देते हैं तो शायद सबसे बड़ी जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो एज चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो हमारा संविधान ड्राफ्ट किया गया। इट इज द लॉन्गेस्ट नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया भर में, और अगर आप बाकी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपेयर करें तो आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बहुत प्रशंसा होती है। इगैलिटेरियन है, प्रोग्रेसिव है और एक ट्रांसफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश की जो प्रगति है, देश में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने दायित्व संभाला, हम उस समय दुनिया भर में हमारी जो अर्थव्यवस्था है
वो 9वें स्थान पे आती थी। आज हमारी इकोनॉमी जो है विश्व भर में 5वें स्थान पर पहुंच गई है और हमारी पर कैपिटा इनकम जो है 2014 से आप देखें तो दुगनी हो गई है और हमारी अर्थव्यवस्था इस समय अगर आप ये मान के चले तो $3.8 ट्रिलियन है, तो हमारे जो आगे दो देश हैं वो थोड़े ही हमसे आगे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मोदी जी की जो योजनाएं हैं, उनकी जो नीतियां हैं, हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और आने वाले कुछ महीनों में और अगले 1-1.5 साल में हम हमारी भारत जो है दुनिया भर में 3रे स्थान पे ओवरऑल इकोनॉमिक स्टैंडिंग में होगा। पहले कहा जाता था कि हम विश्व भर में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी हैं। मैं समझता हूं आज ये हम मान के चले कि हम सबसे बड़ी डेमोक्रेसी नहीं, वी आर ऑल्सो द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। और इस डेमोक्रेसी के अंदर ये सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन लाना, सोशली इंक्लूसिव पॉलिसीज लाना, जिसमें हमारे जो अंडर प्रिविलेज हमारे भाई बहन थे, खास करके जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बाकी जो बैकवर्ड कास्ट हैं, उनकी जो सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस उसको बढ़ाना, मैं समझता हूं ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारी है, दैट इज द इनेबलिंग फ्रेमवर्क विद इन विच वी कैन अचीव दिस प्रोग्रेस। पिछले वर्षों में कई बार जब मैं आपसे मेरी मुलाकात हुई यहीं और बाकी जगह, तो मैंने आपसे पहले भी शायद आपको मेंशन किया है कि मेरे फादर इन लॉ जो हैं, उनका सौभाग्य था कि वो बाबा साहब के साथ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में उनको असिस्ट करते थे। और मुझे याद है मेरी शादी हुए भी कोई 50 साल हो गए, पर जब भी उनके साथ कभी कोई चर्चा होती थी तो वो हमेशा एक चीज दोहराते थे कि डॉक्टर अंबेडकर एक फार साइटेड इंडिविजुअल थे, जिनको ये पता था कि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगी वो 1947 से 1950 के भारत के लिए नहीं होगी, वो होगी अगले 200-300 वर्ष के लिए। और वो चीज जो है आज हम देख रहे हैं। मैं एक कोट जो है बाबा साहब का जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, विद इन कोट्स, इट इज वर्केबल, इट इज फ्लेक्सिबल and it is strong enough to hold the country together both in peacetime and in wartime. Indeed, if I may say so, if things go wrong under the new constitution, the reason will not be that we had a bad constitution. What we will have to say is that man is wise. तो constitution जो उन्होंने ड्राफ्ट की, जो constituent assembly और बाद में हमने एक्सेप्ट की, that is stood the test of time। और मुझे लगता है जो भी हमारे सामने चैलेंजेस हों, चाहे वो चैलेंजेस उच्च न्यायालय के सामने हो, चाहे हम लोग उसको डेमोक्रेटिक प्रोसेस में रन करें, बट वी हैव टू पे ट्रिब्यूट टू द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कि उन्होंने हमें बड़ी सॉलिड फाउंडेशन दी, जिसके कारण भारत आज एक दुनिया भर में अपनी जो स्टैंडिंग है, एक इंटरनेशनल ग्रुप है अर्नेस्ट यंग, उन्होंने पीछे फोरकास्ट किया। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का तो संकल्प है कि 2047 तक जब हम 100 वर्ष पूरे करेंगे, हम एक विकसित देश होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी योजनाओं के कारण हम 2047 की उससे बहुत पहले ही विकसित देश बन जाएंगे। और कह रहे 1940 के आसपास हमारी जो जीडीपी है, इट विल बी क्लोज टू 26 या 28 ट्रिलियन डॉलर। अगर 26 ट्रिलियन डॉलर हमारी जीडीपी होगी तो हमारी पर कैपिटा इनकम जो डबल हुई है 2014 से, वो 6 गुना बढ़ जाएगी। तो 6 गुना बढ़ेगी तो हमारे जो अंडर प्रिविलेज डिसपोजेस्ड लोग हैं, वास्तव में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक बेनिफिट को जाएगा। सर्वोदय से अंत्योदय, और जो भी संयुक्त राष्ट्र ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अडॉप्ट किए थे 2016 में, मोदी जी की ने अपनी योजनाओं में 2014 मई के बाद जब उन्होंने दायित्व संभाला ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है।
मुझे बड़ी खुशी है कि आज जब हम बाबा साहब की अचीवमेंट्स को याद कर रहे हैं, सिर्फ उनकी कंट्रीब्यूशन संविधान के ड्राफ्टिंग में नहीं है. He played an equally important role in setting up many projects such as the National Power Grid System, the Central Water Irrigation Project, Damodar Valley Project, Navigation Commission Project, Hirakud Project and Sona River Project. उनकी जो PhD थीसिस थी उसने इंस्पिरेशन दी नेशनल फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट में, एंड RBI Act in framing the guidelines for the RBI Act of 1934. He was also one of the founders of the employment exchange in our country. और शायद आप में से तो किसी को याद नहीं होगा, ये मेरे भी यहाँ पैदाइश से पहले की बात है, but he was India's first law minister after independence. ये बहुत कम लोगों को इस चीज की जानकारी है. आज जब हम CPWD SC/ST एसोसिएशन के साथ मिलकर उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आपको बहुत खुशी होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए कि CPWD जो है वो बाबा साहेब अंबेडकर जी के आइडियल्स को ही नहीं प्रमोट करती, वह देश के इकोनॉमिक वेलबींग के लिए CPWD का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है. और मैं आपके DG को और उनके थ्रू आप सबको बधाई देना चाहता हूँ. इस समय CPWD's emphasis on creating inclusive built environments, this also carries forward Baba Saheb's legacy. ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, this will help provide access and mobility to people from vulnerable and disadvantaged communities who are otherwise not able to enjoy the full benefits provided by the public sector. CPWD is also the organization overseeing the construction of the new parliament building. तो अभी CPWD की जिम्मेवारियां भी बढ़ रही हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि नई जिम्मेवारियों, बढ़ती जिम्मेवारियों को वो और अच्छी तरीके से एक्सेप्ट करेंगे. इन्हीं कुछ शब्दों के साथ मैं आपको एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं ऑन द 132nd बर्थ एनिवर्सरी. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार. ऑल इंडिया CPWD SC/ST एसोसिएशन द्वारा आयोजित बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती समारोह के उपलक्ष्य पर मंच पर आसीन आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे CPWD विभाग के मुखिया डायरेक्टर जनरल सम्मानीय शैलेंद्र शर्मा साहब, मुख्य अतिथि माननीय मंत्री हाउसिंग और शहरी मामलों के भारत सरकार श्री हरजीत सिंह पुरी साहब, विशेष अतिथि माननीय राज्य मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर साहब, विशेष अतिथि माननीय अनुसूचित जाति नेशनल कमीशन के सम्मानीय सदस्य सुभाष रामनाथ पारदी जी, और इसी मंच पर विराजमान स्पेशल DG श्री रणजीत सिंह जी, SP चौधरी जी, अनंत कुमार जी, KP सिंह जी, GNC NCD, अन्य विभागों के मिस्टर KP चौधरी जी एवं सेंट्रल टीम के पधारे हुए विभिन्न रीजन से, साउथ रीजन चेन्नई, हैदराबाद, वेस्टर्न रीजन मुंबई, नॉर्थ रीजन दिल्ली, अमृतसर, चंडीगढ़, राजस्थान, बेंगलोर और संपूर्ण भारत से इस एसोसिएशन की विभिन्न यूनिट के पदाधिकारी और मेंबर्स, विभिन्न मीडिया हाउस के पधारे हुए यहाँ पे हमारे पत्रकारगण, आप सबको इस 132वीं बाबा साहब अम्बेडकर जयंती के समारोह में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है. और हमारे सदस्यों की कई समस्याओं का निदान विभाग द्वारा सतत प्रकार से सहयोग मिलता रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि माननीय मंत्री जी, नेशनल कमीशन, DG साहब और अन्य उच्च अधिकारी द्वारा सतत सहयोग मिलता रहेगा. और मैं इस संस्था का मुख्य संरक्षक होने के नाते संस्था की ओर से विभाग को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी तरफ से पूरा सहयोग मिलता रहेगा. और इसी दौरान विभिन्न जगहों से हमारे सदस्यों की विभागीय परेशानियों के बारे में भी पता चला, जिससे समाधान हेतु हम सम्मानीय DG साहब से अलग समय लेकर विस्तृत चर्चा करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि DG साहब इसका समाधान करेंगे. इसी के साथ में फिर से आप सभी अतिथियों का सुदूर पूर्व संपूर्ण भारत देश से पधारे सभी पदाधिकारियों का, माताओं बहनों का इस 132वीं
अंबेडकर जयंती समारोह में स्वागत करता हूं। जय भारत, जय संविधान। डॉक्टर अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर मैं अपनी तरफ से, सरकार की तरफ से और CPWD SC/ST एसोसिएशन की तरफ से, आपके विभाग की तरफ से भी मैं उन्हें भावभीनी और क्रांतिकारी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में अभी माननीय हमारे मंत्री आदरणीय हरदीप पुरी जी थे, अभी उन्हें जल्दी जाना पड़ेगा। हमारे बीच में DG CPWD श्री सैलन शर्मा जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित SC कमीशन के मेंबर भाई श्री सुभाष रामनाथ पाटिल जी, स्पेशल DG श्री रंजीत सिंह जी, स्पेशल DG श्री SP चौधरी जी, इंजीनियर चीफ श्री अनिल कुमार जी, अध्यक्ष SC/ST एसोसिएशन श्री मुकेश मीणा जी, महासचिव फेडरेशन के श्री KP चौधरी जी, चीफ पैटर्न SC/ST एसोसिएशन के श्री MPC करेवा जी, चेयरमैन फेडरेशन श्री राजेंद्र प्रसाद जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों, यहाँ पर उपस्थित सभी एसोसिएशन के पदाधिकारीगण, मेंबर्स और सभी हमारे भाइयों और बहनों, मीडिया के साथियों। अभी जब मैं आया तो एक गीत बहुत अच्छा गा रहे थे हमारे साथ और लोगों को गीत के माध्यम से एक संदेश देने का काम कर रहे थे। लोगों की भावनाओं को, इंसान बनने की भावनाओं को जागृत करने का काम कर रहे थे। मैं उनका भी अभिनंदन करता हूँ। साथियों, डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में तमाम मीटिंगें होती हैं, बैठकें होती हैं, जयंतियां मनाई जाती हैं और उसके बारे में सब लोग अच्छी तरीके से जानते हो और उनको बताने का भी लगातार काम होता है। उनके इतिहास के बारे में, जीने के बारे में, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उसके बारे में लगातार चर्चा होती है। तो उस पर मैं बहुत बात नहीं करना चाहता, क्योंकि आप खुद इससे खुद अपने आप में सभी समझदार हो और सभी जो है इन चीज़ों को समझने का काम है। कुछ चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। पहली बात तो जो है, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम सही और उनको गंभीरता से लेने का काम किया और उसके लिए उन्होंने पढ़ाई करने के बाद उन्होंने उसको लिखा भी, जीवन की वास्तविकता को लिखा, समाज की वास्तविकता को लिखा, जातीय यानी सामाजिक जो विभेद है उसको लिखा और उसको जीवन में अपनाने का भी काम किया, उसके लिए आंदोलन करने का भी काम किया। तो चीजों का प्रस्तुतिकरण आज के समय में जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने उस समय किया था, उसका हम कितना अपने जीवन में अनुपालन कर पा रहे हैं, ये हम जितना अपनाएंगे वही डॉक्टर अम्बेडकर जी को मानने का काम है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं भी इस बारे में कभी सोच रहा था कि कभी जो है जब हमारे देश के ऊपर तमाम लोगों ने कभी हमला करके धर्म परिवर्तन करने का प्रयास किया, क्योंकि ये जातीय व्यवस्था हमारे हिंदू धर्म में ही सबसे बड़े पैमाने पर है। और जब आया कि नहीं, धर्म को चेंज करो, परिवर्तित करो, मुगलों का एक पूरा राज आया और उन्होंने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का प्रयास किया। तो कहीं भी ये देखने में नहीं मिलता कि जिनको अछूत उस समय कहते थे, शेड्यूल कास्ट कहते थे, उन लोगों ने अपने धर्म को चेंज नहीं किया। और यहां तक कि हमें हमारे क्षेत्र में ना आए, हमारे गांव और मोहल्ले में ना आए, हमारी बस्तियों में ना आए, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने सुअर पालना शुरू किया, क्योंकि इस्लाम में सुअर को हराम माना जाता है। इसलिए उन्होंने सुअर को पालना शुरू किया और अपनी लड़कियों को इज्जत बचाने के लिए, महिलाओं को इज्जत बचाने के लिए पैर में सुअर का खून लगाती थी महावर की जगह, ताकि हम अपने परिवार की बच्चियों को बचा सके। यानी धर्म की रक्षा करने का काम भी SC/ST समाज के लोगों ने किया। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये प्रैक्टिकल में है, आप देखेंगे, देखने को मिलेगा। और कभी आप देखें आजादी के आंदोलन में देखें,
आजादी के आंदोलन में आप देखिए तो अगर झारखंड में चले जाएं तो बिरसा के बारे में आप नाम सुने होंगे। भगवान बिरसा मुंडा आदिवासी थे, धनुष तीर लेकर के उन्होंने अपनी एक पूरी सेना इकट्ठा की और अंग्रेजों से लड़ने का काम किया और उन्होंने कहा झुकेंगे नहीं, मरेंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, अंग्रेजों की गुलामी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में यह अंग्रेजों के समय की लड़ाई में है। कहीं भी लड़ाई में हुई तो हमने अपने देश के बचाने के लिए या अपने धर्म को बचाने के लिए भी हमने लड़ाई लड़ने का हर स्तर पे काम किया, उसकी रक्षा करने का भी काम किया। आप अगर देखिए तो लखनऊ में सबसे पहले एक मरियाव रेजिमेंट था, उसमें ये गंगादीप पासी नाम का एससी समाज का व्यक्ति सबसे पहले उसने फरवरी में एक पाकिस्तान नाम के अंग्रेज को अपने सेनापति को गोली मारी। उसके बाद में युद्ध जो शुरू हुआ 1857 का, जल्दबाजी में भी कई गलतियां होती हैं, उन गलतियों में आप जरा गौर करने की जरूरत है। अब मंगल पांडे जी को पहला क्रांतिकारी मानते हैं, इतिहास भी मानता है, लेकिन सच ये कि 31 मई 30 मई 31 मई को पूरे देश में जब पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश एक देश था, उस समय तैयारी की गई थी कि सब लोग एक साथ अंग्रेजों पर आक्रमण करेंगे और अंग्रेजों को मार गिराने का काम करेंगे। लेकिन जल्दबाजी में जब मंगल पांडे जी ने पहले शुरू कर दिया तो टेलीफोनिक कोई सिस्टम था नहीं और धीरे धीरे करके लड़ाई देर तक के पहुंच पाई, खबरें देर तक के पहुंच पाई और तब तक के और अंग्रेजों की सेना आ गई और फिर से 1857 में उन लोगों ने अंग्रेजों ने दमन किया और हम फिर से 90 साल तक के गुलाम रहे। लेकिन उस पीरियड में लड़े कौन? अगर लखनऊ में देखें तो मालूम हुआ कि बेगम हजरत महल की महिला ब्रिगेडियर में महिला सेना की कमांडर थी उदा देवी पासी। उसके हस्बैंड को अर्जुन पासी लड़ते हुए जब शहीद हुए तो जाके उसने देखा और रोई नहीं, आके पीपल के पेड़ पर बैठ गई और पीपल के पेड़ पर बैठकर जहां पर अंग्रेज युद्ध करके पानी पीने आते थे 36 अंग्रेजों को मार गिराने का काम किया, अकेले उदा देवी ने मार गिराने का, अंग्रेजों से लड़ने की है दास्तान। एक भी तमाम आप देखे होंगे जलियांवाला कांड, केवल एक फायर का ऑर्डर दिया, उन पर गोली चलाने वाले कौन थे? गोली चलाने वाले वो लोग थे जो हिंदुस्तान के लोग जो गद्दार अंग्रेजों की सेना में भर्ती हुए थे, वही अंग्रेजों के साथ मिलकर के हमारे देश के लोगों पर गोली चलाने का काम किया। लेकिन एक भी आदमी उसमें गोली चलाने वाला शेड्यूल कास्ट का नहीं था, एक भी आदमी शेड्यूल कास्ट का, एससी समाज का, एसटी समाज का अंग्रेज की सेना में भर्ती नहीं हुआ अपने हिंदुस्तान के ऊपर के लोगों पर गोली चलाने के। ये क्रांतिकारियों का आंदोलन है। हमारी चीजों को समझना होगा। आप कितने देशभक्त हैं, हमारे पूर्वज कितने देशभक्त रहे, कितने हम आंदोलनकारी रहे, हमने झुकना नहीं, झुके नहीं, हमें टूटे भले हो, हमारे पूर्वज टूटे भले हो लेकिन झुके नहीं, अपनी कुर्बानी दी होगी लेकिन झुकने का काम नहीं किया। और डॉक्टर अंबेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज का किसने ओहदा देने का काम किया? किसने जो है उनको ये इतना बड़ा तमगा देने का काम किया? अमेरिका ने देने का काम किया। अमेरिका ने हमारे देश में जिन लोगों का राज था, भारत का संविधान उनके नेतृत्व में बना, भारत के संविधान में उनको शामिल नहीं होने देना चाहते थे। जरा सी गलती कहां से कहां लेकर के जाती। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान सभा में ना पहुंचने दिया जाए, उस समय के लोगों ने उनको हरा दिया। मुझे पॉलिटिकल तरीके से कहना होगा तो पॉलिटिकल तरीके से बता दूंगा, उस समय कांग्रेस का आंदोलन चल रहा था, उन लोगों ने हरा देने का काम किया। योगेंद्र मंडल जी ने एक सीट खाली करा करके डॉक्टर अंबेडकर को चुनाव लड़ाया और भेजा, और तब जाकर के वो संविधान में सभा में शामिल हो पाए, वरना संविधान सभा में ही उनको शामिल नहीं होने देना चाहते। अगर वो नहीं होते तो आज का संविधान कैसा होता आप जानते। डॉक्टर अंबेडकर जी अगर संविधान सभा में नहीं शामिल होते तो डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान कैसा होता? आज जो ये बनाया गया संविधान वो कैसा होता जो बनता अगर वो नहीं होते। इसलिए एक एक चीज पर उन्होंने बहस किया, एक एक चीज पर उन्होंने चीजें तय की, और यहां तक कि उन्होंने इस पर भी बहस किया था, डिबेट किया था कि हमारे देश के अंदर नशा होना चाहिए, नशे की दुकानें चलनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आने वाली जो हमारी सरकार होगी वो नशा के खिलाफ क्या कार्रवाई करेगी। इस पर उस संविधान सभा में निर्णय नहीं हो पाया, और जब निर्णय नहीं हो पाया
तो सबकी सहमति से छोड़ दिया गया कि आने वाली जो सरकारें होंगी वो तय करेंगी कि नशा बिकेगा कि नहीं बिकेगा, नशा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम तमाम चीजों में आगे रहने का काम किए। हम धर्म की रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानी देने का काम किए। 1857 की लड़ाई में सबसे ज्यादा एससी समाज के लोग लड़े, और जब उनकी एक जांच कमेटी बैठाई गई अंग्रेजों के द्वारा, और उसमें जब जांच हुई तो जो कास्टें उसमें सबसे ज्यादा लड़ी थी, चाहे वो महाराष्ट्र के महार हो, चाहे चमार हो, चाहे पासी समाज के लोग हो, चाहे और एसटी समाज के लोग हो, उनकी जब जांच बनी तो ऐसी कौमों को अंग्रेजों ने जरायम कौम घोषित कर देने का काम किया, उनको क्रिमिनल कौम घोषित कर देने का काम किया। और उनको जो है उनकी एक निगरानी होती थी और उसमें लिखा जाता था कि किसी शेड्यूल कास्ट के यहाँ जो अंग्रेजों के खिलाफ गदर में शामिल है, उनके यहाँ अगर एक बच्चा पैदा होता था तो लिख दिया जाता था कि एक चोर और एक क्रिमिनल और पैदा। इसकी लड़ाई डॉक्टर अम्बेडकर ने लड़ी, और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस लड़ाई को लड़ा, और आजादी के बाद भी 3-4 साल बाद संविधान करीब लागू हुआ 1950 में, उसके कई साल बाद इन कौमों को क्रिमिनल कौम से हटाया गया। आप सोचिए जरा, डॉक्टर अम्बेडकर जी ने पहले किन लोगों को वोट देने का अधिकार था? 100 लोग रुपए की जो लगा नेता करेगा वो वोट देगा, वो लोगों को नेता चुनेगा, एमपी चुनेगा, एमएलए चुनेगा। डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सब लोगों को वोट देने का अधिकार दिया, तो आज पंच से लेकर के प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार सबको मिला हुआ है, बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। महिलाओं को अलग से अधिकार देने का काम किया, सभी लोगों को अधिकार देने का काम जो किया डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में बैठ करके बहस करके तर्क देकर। और अगर उस सभा में ये भी पास हो जाता कि हमारे देश में नशा नहीं रहेगा, नशे पे पूर्तिया रोक लग जाएगी, नशा मुक्त भारत बनेगा, अगर ऐसा एक बन गया होता तो आज सबसे ज्यादा नशे में कौन लोग हैं? हमारे समाज के लोग सबसे ज्यादा नशे में लिप्त हैं। एक साजिश के तहत नशे में लिप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। नशा बेचने वाला, शराब बेचने वाला खुद शराब नहीं पीता, ड्रग्स बेचने वाला ड्रग्स नहीं लेता, अफीम बेचने वाला अफीम नहीं खाता, स्मैक बेचने वाला स्मैक नहीं खाता, नहीं पीता, लेकिन वो बेच रहे हैं। क्यों? सबसे ज्यादा कौन ले रहे हैं? सबसे ज्यादा मसाला कौन खा रहा है? गुटखा कौन खा रहा है? बीड़ी सिगरेट कौन पी रहा है? सब कमजोर तबके का आदमी, मिडिल क्लास, मिडिल लोअर क्लास का व्यक्ति पे करने का काम कर रहा है। एक साजिश है हमारे देश के नौजवानों को बर्बाद करने की। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला कि नौजवान जिस तरीके से नशे की तरफ बढ़ रहा है, आने वाले समय में नौजवानों की बर्बादी निश्चित हो जाएगी अगर नशे को छोड़ने का काम नहीं किया। और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 272 जनपदों को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से चिन्हित करके नशा मुक्त भारत अभियान शुरू करने का काम किया। हम आपसे कहना चाहते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर को दिल से अगर मानते हो, या केवल जय भीम या जय अम्बेडकर ही बोलना है, केवल अम्बेडकर जयंती मनाना, तो डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन क्या था? डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन था जाति विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना। ऐसा समाज जिसमें जाति के आधार पर शोषण ना हो, यानी समाज का शोषण ना हो, सामाजिक आधार पर और आर्थिक आधार पर शोषण ना हो। मैं आपसे कहना चाहिए, उदाहरण देना चाहता हूं, बुरा मत मानना। बहुत से लोग यहाँ बैठे हैं, जरा ध्यान कीजिए। मेरे यहाँ घर पे हमारे लखनऊ क्षेत्र की 2 लड़कियां आई, शेड्यूल कास्ट की, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलती थी। मेरे घर पे आई तो बोली कि मेरा बात कर लीजिए कहीं। तो एक इंडिगो में मैंने बात किया, उसकी एयर होस्टेस बनने की तमन्ना थी, वो लग गई उसमें। यहाँ पर आकर के एयर इंडिया में उन्होंने अपना आवेदन किया, दोनों ने लिख दिया जाति हिंदू, वो धर्म हिंदू, जाति अनुसूचित जाति, उपजाति चमार, दोनों को नहीं बुलाया। वाइफ भी मेरे आई थी, वाइफ मेरे यहाँ विधायक है, आई थी वो, मैं घटना बता रहा हूँ। वो आई तो कहने लगी कि ये तो यहाँ ये चाय नहीं लड़कियां बना पाती। तो मैं आया तो वो चावल आवल गिर रही थी, तो मैंने कहा तो चावल गिर रही, तुम बता रही चाय नहीं बना पाती। तो मैंने चाय में नहीं, ये सब मैंने सिखाया। मैंने सोचा ये क्यों नहीं बन पाती, कारण क्या, चाय क्यों नहीं बना पाती। और मेरा दिमाग क्लिक किया कि इनके माँ बाप ने अपनी बेटियों को चाय बनाने का मौका नहीं दिया, इसलिए कि हम इतना पढ़ाई लिखाएंगे कि आगे बढ़ करके जाए, हम चाय बनाएंगे। बेटियों को चाय बनाने का मौका नहीं दिया कि पढ़ाई में अपना दिमाग लगाने का काम। यह औलादों को पालने के लिए समर्पण है, ये किया उन लोगों ने।
उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, बुलावा नहीं आया। एक दिन मैं आया, फिर वो मुझको मिल गई वहीं पे। मैंने कहा आज कैसे आ गई आप लोग? पहले हमने बुलाया, इसमें फिर से भरा था। तो हमने कहा आप, तुमको तो बुलाया नहीं गया। उसी एयरलाइंस में, इंडियन एयरलाइंस में उनको बुला लिया गया। हमने कहा कैसे बुलाया गया? कहने आपकी बुला लिया गया, उसमें लिखा धर्म हिंदू, लिखा जाति तो लिखने लिख दिया सामान्य, दोनों लोगों को बुला लिया। उसमें उन्होंने कंपटीशन दिया, एक लड़की का सिलेक्शन हो गया एयर इंडिया का, वो जहाज उड़ाती है, उसमें जाती है होस्टेस। मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्टर अंबेडकर इसीलिए कहते थे हमें जाति विहीन शोषण समाज, जाति विहीन समाज की स्थापना, और जाति आधार पर शोषण है बुद्धि के लिए। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो उनको चुनाव में हरा दिए थे, उनको बुद्धिमान मानने के लिए तैयार नहीं थे, बुद्धि वाला मानने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अमेरिका ने उनको सिंबल ऑफ नॉलेज, 20वीं सदी का ज्ञान का प्रतीक घोषित करने का काम किया। तो लोग हजम नहीं करते। जब आप बुद्धिमान हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, जन समर्थन आपके साथ खड़ा होगा, तो वो कुछ लोग आपसे नफरत करेंगे, आपकी बराबरी नहीं कर पाएंगे, आपसे नफरत करने का काम करेंगे। ऐसा विवेकानंद जी ने कहा, जो आपकी मुकाबले में बराबरी नहीं कर पाएंगे अच्छे काम में, वो आपका साथ नहीं देंगे। उसमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आपसे नफरत करने का काम करेंगे, आपसे कंपटीशन भी नहीं करेंगे, नफरत करेंगे, आपका नुकसान करने का काम करेंगे। इसलिए आपको जाति विहीन समाज की स्थापना अगर करनी है, तो जो लोग भी डॉक्टर अंबेडकर को मानते हैं दिल से, अपने नाम के साथ जाति सूचक टाइटल लगाना बंद करो। जाति सूचक टाइटल लगाओगे, अपने नाम की जाति बताओगे, तो दूसरा भी आपकी जाति जानने की कोशिश करेगा और अपनी जाति के हिसाब से आपको ट्रीट करने का काम करेगा। इसलिए वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर को हम मानते हैं तो जाति सूचक टाइटल लगाना बंद करिए। मैं अपने नाम के साथ नहीं लगाता। कई जगह ऐसा मौका आया, मुझसे लोग पूछते हैं क्या नाम है, कौशल किशोर, पूरा नाम बताओ, लगी यही है। नहीं और बताओ, आगे कुछ नहीं है भाई, नहीं आगे कुछ। वो जानना, हमने क्या जानना चाहते हो, किस समाज से हो? हमने कहा है मानव समाज से। वो हमारी जाति जानना चाहता है। पढ़ा लिखा आदमी, गैर पढ़ा लिखा आदमी नहीं पूछता, इस पर ध्यान रखना। गैर पढ़ा लिखा आदमी ये बात नहीं पूछता, पढ़ा लिखा आदमी ये पूछता है कि नाम के आगे और क्या है। इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा जाति विहीन समाज की स्थापना करना है। ये बात और याद रखना, जब आप काबिल हो जाएंगे, पढ़ लिख करके अच्छे इंसान बन जाएंगे, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, बुद्धि से मजबूत हो जाएंगे, तो आपसे जाति विभेद लोग नहीं मानेंगे, जाति विभेद नहीं मानेंगे। डॉक्टर अंबेडकर जी को जिन लोगों ने गाड़ी से उतार के फेंक दिया और गंगा जल से धोया, सब कुछ किया, बाद में ब्राह्मण की लड़की से शादी हो गई। हमारे देश में तमाम बड़े बड़े लीडरों की शादियां ब्राह्मण या ठाकुर अपर कास्ट के लोगों से, लड़कियों से हो गई। तमाम IAS IPS शेड्यूल कास्ट में बन जाते हैं, वहां जाति विभेद खत्म हो जाता है, रिश्तेदारी हो जाती है, दोस्ती हो जाती है। हम आप भी इस चीज को मानते हैं, ये कड़वा सच है, ये कड़वा सच है। आपकी आर्थिक लेवल क्या है, आपका आर्थिक स्टेटस क्या है, आपका पद का स्टेटस क्या है, जब वो स्टेटस का आपके घर में अपनी लड़की की शादी, अपने बच्चे की शादी करनी होती है, तो आप अपने समाज में भी अपने स्टेटस के बराबर के व्यक्ति को ढूंढते हो। अपने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति के यहाँ अपनी रिश्तेदारी करना पसंद आदमी नहीं करता। ये कड़वा सच है, इसको एक्सेप्ट करिए। ये डॉक्टर अंबेडकर के विचारों का अपमान है ऐसा, इसको अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। और इसको अपने जीवन में अपना करके अगर हम काम नहीं करेंगे, तो डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि मेरे कारवां को अगर आगे न ले जाना तो वहीं पर छोड़ जाना, पीछे ले जाने का काम नहीं करना। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का मिशन जो है जाति विहीन शोषण विहीन की स्थापना, उसको आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। हम पूरा करेंगे और हम पूरा करने का काम प्रैक्टिकल में करेंगे, प्रैक्टिकल में करेंगे, जन आंदोलन से पूरा होगा। प्रैक्टिकल में करने का काम करो। इसलिए संकल्प लो आज से अपने अपने परिवार को, हम जाति सूचक टाइटल हटाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, अपने घर पे दरवाजे पे लिखेंगे हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर नशा नहीं करते थे। डॉक्टर अंबेडकर किसी प्रकार का नशा नहीं करते थे। नशा तो आदमी की बुद्धि पर हमला करता है, सोचने नहीं देता। आज जो वोट मांगने में आप देखिए, हम जाते हैं तमाम लोग,
कहीं इधर कौन रहते हैं, कहीं शिड्यूल कास्ट रहते हैं, पासी चमार रहते हैं, वो भी दारू रहते हैं। क्या करें इधर? हमारे कहीं जब वोट आए, इनको जाकर के 3-4 दिन पहले से इनको दारू बांटना शुरू करो, और दारू में तब तक नशे में रहो जब तक वोट ना पड़ जाए। ये कड़वा सच है। फिर वो डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो वोट में का अधिकार दिया, उसका क्या मायने है? अगर दारू पी करके वोट दे रहे, कौन आदमी समझाएगा? कौन उन लोगों को समझाने का काम करेगा? आप पढ़े लिखे लोग हो, कहीं ना कहीं किसी गांव से जुड़े हुए आदमी, किसी ना किसी गांव से पहले आपके परिवार के लोग रहे होंगे। आपको गांव में जाना होगा, अपने परिवार और दोस्तों के साथ बैठ करके इस बात को बताना होगा। अगर डॉक्टर अंबेडकर को दिल से मानते हो कि केवल जय भीम कहने से काम नहीं चलेगा, उसको अपने जीवन में सही तरीके से उतारना होगा। इसलिए मत का अधिकार, वोट का अधिकार भी दारू पी करके नहीं, विचारों के आधार पर देना होगा। विकसित भारत बनाने के लिए, उन्नति वाला भारत बनाने के लिए, शिक्षा युक्त भारत बनाने के लिए, रोजगार युक्त भारत बनाने के लिए और जात भिन्न, शोषण भिन्न भारत बनाने के लिए इस सवाल पर वोट देने का काम करना होगा। ये बात लोगों को सिखानी होगी, आप बतानी होगी लोगों को। और जब ऐसा करेंगे तो आपको देखना होगा कौन आदमी इस तरीके का काम कर रहा, क्यों नहीं कर रहा। महात्मा बुद्ध जी को मानते हैं, डॉक्टर अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म अपनाया। महात्मा बुद्ध जी को अगर देखें तो जाति से तो शिड्यूल कास्ट नहीं थे, जाति से तो वो क्षत्रिय थे। अब अगर ये मान लें कि वो क्षत्रिय समाज के थे, हम क्यों माने? इसलिए माने कि डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धर्म को इसलिए अपनाया कि महात्मा बुद्ध जी ने जो अपने विचार प्रकट किए, उन्हीं विचारों पर चल करके लोगों को अधिकार मिल सकता था, लोग आगे बढ़ सकते थे। इसलिए वो उस धर्म को अपनाने का काम किया। इसलिए उन्होंने कहा कि हम जिस धर्म में पैदा हुए उसमें नहीं मरेंगे, हम दूसरे धर्म में मरना पसंद करेंगे। इसलिए बौद्ध धर्म को उन्होंने एक्सेप्ट करने का काम किया। तो जाति के आधार पर नहीं, विचारों के आधार पर। इसलिए विचारों के आधार पर क्या है? विचारों के आधार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हिंदुस्तान के प्रत्येक व्यक्ति को जिनके पास घर नहीं, आवास मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना लागू की। सबसे ज्यादा आवास क्यों लोगों को मिल रहे हैं? गांव में, झोपड़पट्टी में रहने वाले कौन लोग हैं? किन लोगों को मिल रहा है सबसे ज्यादा? गैस सिलेंडर, चूल्हे, राशन कब से 80 करोड़ जनता को मिल रहा है। किन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिल रहा? कौन तबके के लोग हैं वो? डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के हिसाब से वो सबसे ज्यादा कमजोर तबके के, दलित, पिछड़े, वंचित वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा फायदा मिलने का काम है। ये शोषण खत्म हो रहा, बराबरी का दर्जा मिल रहा। सोचने की जरूरत है। ये प्रधानमंत्री जी ने तय करने का काम किया। 50 करोड़ जनता को इलाज किन लोगों को मिल रहा? कोई हवाई जहाज से उड़ने वाला आदमी इलाज के लिए पैसा अप्लाई कर रहा है? 20 लाख की गाड़ी, 10 लाख की गाड़ी लेकर के चलने वाला कोई पैसे के लिए अप्लाई कर रहा है? कमजोर तबके के आदमी को देने का काम किया। 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज। आप सोचो जरा, विचारधारा अच्छी इसलिए, वरना 22 करोड़ की आबादी वाला एक दिन पहले आजाद हुआ पाकिस्तान, 1 किलो आटा के लिए मारा मारी हो रही है वहां पर। आप सोचिए किस तरीके का भारत बनने का काम है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी नशा मुक्त भारत, अभी अमित शाह जी ने कहा कि सन 2047 तक हम विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ नशा मुक्त भारत भी बनाने का काम करें। तो कैसे बनेगा? अपने परिवार के बच्चों को बचाओ, अपने परिवार के बच्चों को। अभी त्योहार वगैरह आते, होली होते हैं, दीपावली के त्योहार मनाते हैं, नशेड़ी त्योहार हो गए। दीपावली का त्योहार आएगा, क्या करेंगे लोग? गणेश लक्ष्मी की पूजा करेंगे, उसके बाद वो ताश की गड्डी लेकर के बैठेंगे, जुआ खेलेंगे, फिर नशा करेंगे, फिर जुआ पकड़े जाएंगे, फिर जेल जाएंगे। ये कौन लोग कर रहे हैं सबसे ज्यादा? किन लोगों के लोग हैं? आपको एक साजिश के तहत उसमें डालने का काम किया जा रहा। इसलिए अपने आप को बचाने का काम करिए। और जितने लोग यहां पर बैठे हैं, अगर वास्तव में डॉक्टर अंबेडकर को दिल से याद कर रहे हो, मानते हो, तो अपने घर पे जाकर के एक बोर्ड बना करके लगाइए, हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार। जात भिन्न, शोषण भिन्न समाज की स्थापना डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को हम पूरा करने में एक कदम आगे चलने का काम करेंगे। तो लिखने का काम करिए, लिख करके बताइए, लिखिए अपने कदम। ये लिख करके चलोगे, लोग आपसे सोचेंगे, बोलेंगे, क्या बोल रहे हैं, क्या लिखो? हम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, बचा रहे हैं अपने समाज को। अपने अपने लड़कियों की शादी तय करिए। कितना भी पढ़ा लिखा किसी भी पद पोस्ट पे हो, मसाला खाता है, तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, बीड़ी पीता है, स्मैक पीता है, ड्रग्स लेता है, कुछ लेता है, उस लड़के से शादी करने की जरूरत नहीं है। 14 लाख लोगों को कैंसर हमारे देश में प्रत्येक साल हो रहा है, मर रहे 14 लाख।
के आसपास, जिसमें 12 प्रकार का कैंसर केवल शराब पीने से होता है। गले का कैंसर, मुंह का कैंसर, दांत का, जीभ का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, ये तमाम ड्रग्स लेने से, स्मैक लेने से, धुआं वाली चीजें, तंबाकू वाली चीजें खाने पीने से हो। कौन बचाएगा आपको? ये बचाने के लिए आप अपने परिवार के लोगों को सुरक्षित करने का काम करिए। स्वस्थ रहेंगे, दिमाग स्वस्थ रहेगा, तब जाकर के आप डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के बारे में आगे ले जाने का काम करते हैं। तमाम लोगों को देखिए, जल्दी जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत चीजें कहते हैं, कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन था शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। ये मिशन नहीं था। डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन जात विहीन, शोषण विहीन समाज की स्थापना को पूरा करने के लिए शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। शिक्षित का मतलब ये नहीं किताबी ज्ञान प्राप्त कर लो, पीएचडी की डिग्री प्राप्त कर ली और भालू से बीमार होने पर लड़के से कोट फूट डला रहे, वो शिक्षित नहीं है। शिक्षित वो है जो आर्थिक विषमता, सामाजिक विषमता के बारे में कारण क्या है और उसका निवारण क्या है उसको जान ले, वो शिक्षित होंगे, भले ज्ञान हो ना हो, वो भले उनको अक्षर ज्ञान हो या ना हो। कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन जो बोल दिया उन्होंने अपने विवेक के माध्यम से 36,000 लोग उन पर पीएचडी की डिग्री ले चुके। अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, अच्छाई के लिए इस्तेमाल करिए। अपने जीवन को केवल अपने लाभ के लिए नहीं, समाज के लिए लाभ के लिए कितना उपयोग कर सकते हो उसके लिए करने की जरूरत है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। तो आज इस डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर अभी सब और लोग बोलेंगे, समय थोड़ा मेरे पास भी कम है, मैं तो आ गया, अचानक आना नहीं था, लेकिन मैं ये कार्यक्रम था तो मैंने कहा चलो निपटा के निकल आऊंगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर हर महीने आज से एक व्यक्ति को आपको अपने साथ जोड़ना, एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना है, उसे डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन के बारे में बताना है कि क्या था और क्या है। आंदोलन से जोड़िए और उसे नशा न करने के लिए भी अपने साथ जोड़िए। अगर हर महीने एक व्यक्ति को जोड़ेंगे और वो भी एक व्यक्ति को जोड़ेगा तो एक साल में 2048 लोग एक व्यक्ति से जुड़ जाएंगे 12 महीने। इस तरह 1 से 2, 2 से 4 एक चैन बनाने का काम करिए। आपकी संख्या ज्यादा है, आप मन से कमजोर रहते। मैं तो कह रहा हूं कि जैसे आपने SC/ST एसोसिएशन के नीचे डॉक्टर अम्बेडकर के जयंती मनाने का काम कर रहे हैं। यहां पर जो लोग अगली बार जब मनाएंगे आप डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती को, यहां पर जितने भी एसोसिएशन होंगे कर्मचारियों के, उन सभी एसोसिएशन के लोगों को आप बुलाइए, आप नेतृत्व करिए, उनको इन्वाइट करिए, उनको इसमें शामिल करने का काम करिए। सभी लोगों की आइए, आप डॉक्टर अम्बेडकर के उसी संविधान के तहत नौकरी कर रहे हैं, सेवा पा रहे हैं, जो अधिकार देने का काम किया, बुलाइए, उनको शामिल करिए, अन्य लोगों को सबको शामिल करिए, एक आंदोलन खड़ा करने का काम करिए। वरना डॉक्टर अम्बेडकर को लोगों ने मान लिया कि दलित थे, ये शेड्यूल कास्ट थे। कुछ लोगों ने कहना शुरू कर दिया ये केवल हमारे थे, हमारे नहीं थे। लोग अपने भाषण में बोल देते हैं कोटि कोटि दलितों के मसीहा। क्यों बोलते हैं भाई कोटि कोटि दलितों के मसीहा? डॉक्टर अम्बेडकर केवल कोटि कोटि दलितों के मसीहा थे? डॉक्टर अम्बेडकर केवल दलितों के नहीं, वंचितों के, सर्वहारा वर्ग के, सभी वर्ग के, सभी समाज के लिए, महिलाओं के लिए, सभी वर्ग के लिए वो मसीहा थे। इसीलिए उनको भारत रत्न का पुरस्कार देने का काम किया। सर्व समाज के वो थे, उनके जैसा ज्ञानी नहीं था उस पीरियड में, इसलिए उस सर्व समाज की बात की। और डॉक्टर अम्बेडकर का जो संविधान है, एक तारीख तय करिए। SC/ST एसोसिएशन के मैं अध्यक्ष जी से कहना चाहता हूं, सी पैटर्न जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक तारीख तय करिए। इसमें कोई भारत का संविधान 26 जनवरी को डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सौंपा था, 26 नवंबर को वो संविधान दिवस माननीय मोदी जी ने उसको शुरू किया मनाना। इस बार 26 नवंबर को यहीं पर तय कीजिएगा, यहीं पर तय किएगा और सब लोगों को बुलाइएगा, टोटल लोगों को, जितने कर्मचारी अधिकारी हैं सबको इकट्ठा करके भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है उनको पढ़ने का काम करिएगा कि भारत के संविधान के मौलिक अधिकार यहां पर पढ़े जाएंगे सार्वजनिक तरीके से सभी लोग इकट्ठा। ऐसा एक पैटर्न शुरू करिए। जितने लोग हो अपने मोहल्ले में एक बैठक करिए, लोगों को, मोहल्ले के लोगों को बुलाइए। महीने में 2 वैसे करते हैं, वैसे भारत के संविधान के तहत आपको पढ़ने का अधिकार है, वोट का अधिकार है, आपको जीने का अधिकार है, आपको अदालत में न्याय पाने का अधिकार है। इसलिए भारत के संविधान क्या कहते हैं, आप अपने लोगों को, गरीबों को, वंचितों को बुलाइए और उनको बैठा करके भारत के संविधान के
मौलिक अधिकार एक एक पढ़ करके उसका डिस्क्रिप्शन। जय भारत। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हमारे साथ में है कौशल किशोर जी, जो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अपना CPWD आपके अंदर आता है सर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। सर कुछ बहुजन मुद्दों पे बात करना चाहते हैं। मैं इसी पे काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से फुल टाइम, और पूरे देश से सर अत्याचार की घटनाएं बहुत ज्यादा हैं, खासतौर से यूपी से बहुत ज्यादा है। आज भी मेरे पास डेली की कम से कम 10 से 20 कॉल है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार अभी काम कर रही है उसमें कहीं सर कुछ रिजल्ट अच्छा मुझे दिखता नहीं, बहुत परिवर्तन है। और देखिए ऐसा है कि एक सामंतवादी विचारधारा के कुछ लोग होते हैं, और जिनके अंदर सामंतवादी विचारधारा होती है वो इंसान नहीं होते, वो सामंत होते हैं। तो उनकी स्थिति इस तरह की होती है कि वो आर्थिक रूप से चाहे जो कमजोर हो, लेकिन अगर जातीय सामंतशाही है उनके अंदर तो लोग उत्पीड़न करने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमारी सरकार जो है लगातार जहां इस तरह की घटनाएं मिल रही हैं उन पर कार्रवाई हो रही है। इसीलिए SC/ST एक्ट भी बनाया गया है, और SC/ST एक्ट लागू होता है, ऐसे लोग पकड़े भी जाते हैं, जेल भी जाते हैं। लेकिन चूंकि एक सामाजिक आंदोलन है, और सामाजिक आंदोलन में एक प्रशासनिक दबाव भी बन रहा है, सरकार का दबाव भी बन रहा है, ये धीरे धीरे निश्चित तरीके से पूरी तरीके से समाप्त होगा। और वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब ज्यादातर जो ऐसे लोग जो जातीय आधार पर जिनका उत्पीड़न होता है, आर्थिक आधार पर उत्पीड़न होता है, उन्हीं का राज आता चला जा रहा है, वो लोग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और उनको संरक्षण देने का काम हमारी सरकार लगातार ऐसे लोगों को कर रही है जो उत्पीड़ित हैं। सर आप उसी समाज से आते हैं, तो मैं तो कहीं बहुत ज्यादा आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ, पर्सनली भी एक्सेप्ट ये करता हूँ कि आप उसमें बहुत कुछ करने की कोशिश करें। आज मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं, कुछ ऐसे हादसे हैं जो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, या कई ऐसे मैंने देखा है कि SC/ST जो सेंट्रल कमीशन है दिल्ली वाला, वहां पर तो फिर भी काफी हद तक मैंने अच्छा पॉजिटिव काम देखा है। लेकिन जो स्टेट के SC/ST कमीशन है सर, SC/ST जो स्टेट वाले कमीशन है, वहां पर बड़ा नेगेटिविटी दिखती है सर। इस पर क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से हमारा? देखिए, अगर स्टेट का कमीशन में भी काम होता है, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम इस तरह की है मेरे पास आते हैं तो मैं कहीं नहीं भेजता हूं, मैं तो खुद उनकी समस्या हल करता हूं। और ऐसे कोई मामले हो तो अगर जानकारी मेरे पास भेजिए, मैं उनकी समस्या निदान करने का काम करूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी। और आज तो सर एक बड़ा अजीबोगरीब केस आया मेरे पास, शाहजहांपुर यूपी से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से एक लड़की आई SC समाज से, जो भी B.Ed कर रही है, उसका स्कॉलरशिप जो मिलता है सरकार से SC/ST को, वो प्रशासन ने रोक दिया किसी उस पर। और वहां पर जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, ये अपना मुरादनगर, मोदी नगर है, मुरादनगर में कोई कॉलेज है, वहां से कर रही है, और उन्होंने कहा कि हम परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। इस तरह की जो घटना है, इस तरह के जो केसेज हैं, इनका कुछ एक सोल्यूशन नहीं दिखता है सर। ऐसा है, स्कॉलर तो हमारी सरकार दे रही है, लेकिन जो प्राइवेट संस्थाएं हैं जहाँ जा रहा है जी, वो लोग शोषण करते हैं और उनके फीस अलग से लेते हैं, उनको जो है उनका स्कॉलर नहीं देते या उनको प्रताड़ित करने का प्रयास करते हैं। ऐसा कोई मैटर है, मैंने कई कार्रवाई कई जगह कराई भी, और उत्तर प्रदेश में हमारे मंत्री हैं असीम अरोड़ा जी, ऐसा कोई मैटर है तो मेरे पास भेजिए, मैं उन पर कार्रवाई कराऊंगा। उस स्कूल के मैनेजर के खिलाफ और उसकी मैनेजमेंट कमेटी के खिलाफ भी कार्रवाई कराऊंगा। और उसको सर जो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन टीम के लोग हैं वो पता क्या कह रहे हैं उसको इनडायरेक्टली, कि ये सांसद के प्रतिनिधि हैं जिनका कॉलेज है, तुमको जो करना कर लीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी हो, अगर वो शोषण करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और हमारी सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करती। हम इसके खिलाफ खुद कार्रवाई करेंगे, मेरे पास भेजिए। बहुत बहुत शुक्रिया कौशल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। और कौशल साहब ने पिछली बार भी हमको बहुत ऐसे कई केसेस पे मैंने बात की थी, तो उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड दिया था। अभी मंत्री जी ने क्या कहा, दोनों हाथ ऊपर करके जय भीम। यार इतने सारे लोग, मेरी आवाज ज्यादा और आपकी कम, ऐसे नहीं बजाएगा। जय भीम। धन्यवाद। ऑल इंडिया CPWD SC/ST एसोसिएशन के तत्वाधान में आज बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती में पधारे हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के माननीय सदस्य श्री सुभाष पारधी जी, जो नागपुर की भूमि से आते हैं, जो बाबा साहब की कर्मस्थली है। जोरदार तालियां सुभाष पारधी जी के लिए। और कमीशन में आने के बाद वाकई बाबा साहब के मिशन को पूरा करने का पूरी ईमानदारी और लगन के साथ सुभाष पारधी जी काम करते हैं। एक बार फिर उनके लिए तालियां। देखो, भाषण होते रहते हैं, आंकड़े आते रहते हैं और ये जाते भी रहते हैं। जैसा हमारे महासंघ के चेयरमैन इंजीनियर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा, सूरत ऐसी नहीं है जो दिख रही है, सूरत कुछ और है।
आपसे एक सवाल है, नौकरी में आने से पहले कितने एससी एसटी लोगों के पास में साइकिलें घर पर थी? साइकिल। और नौकरी में आने के बाद में किसके घर पे कार नहीं है आज? और इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को जाता है। ये कड़वा सच है। और सरकार की नौकरी में आना इस एससी एसटी समाज के लिए वरदान बना, और आज वो सरकार की नौकरियां लगभग समाप्ति की तरफ हैं। ये बात सही है गलत है? अरे सही है गलत है? आंकड़े तो आते रहेंगे साहब, जाते रहेंगे। मंत्री जी अभी बोल रहे थे, हमारे भाई हैं, बड़ी खुशी की बात है, उत्तर प्रदेश से आते हैं। नशाबंदी पे भी उन्होंने बड़ी अच्छी बातें कही। हमारे पास तो सरकार है जी, हम नशाबंदी में शराब को क्यों ना बंद कर दें? अरे शराब को बंद करो ना पहले भाई। शराब के ठेके दलितों की बस्तियों में खोले जा रहे हैं। ये सही बात गलत है मैं जो बोल रहा हूं? ऐसे नहीं होता यार, काम करने का तरीका। सुभाष पारदी जी को देखते हैं हम, जो भी आदमी आएगा उसके आंसू पूछने का काम जितनी तत्परता से, ईमानदारी से, सच्चाई से कर रहे हैं। मैं तो कहते हैं ऐसे हमारे सुभाष पारदी जी को आगे आना चाहिए, सरकार में बड़ा स्थान मिलना चाहिए। साथियों, समय बहुत बुरा है। 40 लाख हो जब मुझे तो इस कार्यक्रम में आने का बड़े लंबे समय से सौभाग्य प्राप्त है, क्योंकि मेरे साथी आज दुनिया में नहीं है। मैं उन्हें याद कर रहा हूं, इंजीनियर PS भारती जी को। वो इस संगठन के भी राष्ट्रीय महासचिव थे। आज राजेंद्र कुमार जी ने वो जिम्मेदारी ली है और मुझे खुशी है कि राजेंद्र कुमार जी उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी तत्परता के साथ निभा रहे हैं। जोरदार तालियां मीना साहब के लिए और राजेंद्र कुमार जी के लिए, क्योंकि तब भारती जी थे, महासंघ के चेयरमैन भी थे। आज राजेंद्र प्रसाद जी उनकी जगह आ गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये जो परिवार इकट्ठा था, मीना जी ने और राजेंद्र कुमार जी ने आकर के महासंघ के परिवार में अपनी जो भूमिका निभा रहे हैं, वो उसके लिए भी मैं महासंघ के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव की हैसियत से CPWD परिवार का, प्रताप सिंह जी यहाँ बैठे होंगे, सुबह उन्होंने कहा, मैंने आयोग के चेयरमैन से बात की सुबह 7:30 बजे के आसपास। उनका गला भी बड़ा खराब हो रहा था, क्योंकि पंजाब में चुनाव भी है, लोकसभा का उपचुनाव में भी वो काफी बिजी हैं। सुबह उन्होंने कहा कि भाई मैं कोशिश करूंगा, हियरिंग आज सोमवार में बहुत ज्यादा है, लेकिन 3:30 बजे आपने कहा है तो 3:30 बजे मैं कोशिश करूंगा आधा घंटे आने की। लेकिन किसी कक्षों की हियरिंग चल रही होंगी, इसलिए आयोग के चेयरमैन नहीं आए। लेकिन उन्होंने विशेष रूप से सुभाष पारदी जी से कहा कि पारदी जी आपको हरत में जाना है, और हमारे तो सब कुछ सुभाष पारदी जी हैं और वो आज आए हैं। हम CPWD परिवार और महासंघ की तरफ से माननीय सुभाष पारदी जी का अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। साथियों, ये बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? महासंघ ने बहुत काम किए हैं, आपके सामने हैं। इंजीनियर PS भारती उसकी हर एक्टिविटी का हिस्सा रहे। जब 97-98 की रैलियां हो रही थी तो CPWD ने पैसा भी हमको बहुत दिया, लोग भी आपके पूरे देश से आए। संविधान में 3 संशोधन कराने में महासंघ कामयाब हुआ। 81, 82, 85 में संशोधन होने के बाद तब जाकर SC ST का आरक्षण बचा। ताल कटोरा में भी आप लोग अनेकों बार आए हैं, अंतर्राष्ट्रीय दलित सम्मेलन करके भारत की सरकार को आपकी आवाज वहां तक पहुंचाने का इस महासंघ ने हर संभव प्रयास किया है। रामला मैदान में लाखों की रैली इस महासंघ के द्वारा की गई है। लेकिन मैं आज संक्षिप्त संबोधन में यह कहना चाहता हूं कि 97 से ज्यादा समय खराब है SC ST के लिए। 40 लाख लोगों में 2 लाख लोग सरकार की नौकरी में बचे हैं, 38 लाख लोग बाहर हो चुके हैं, जिनमें मैं एक हूँ। परेवा साहब इधर बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर, हमारे भगवान सिंह, इतने सारे रिटायर्ड लोगों की संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि नौकरी में वापसी हो नहीं रही है। सरकार ने निजीकरण का दरवाजा पूरा खोल दिया है, निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था नहीं हो रही है, और इसके लिए हम सबको ही आगे आना पड़ेगा। इस अवसर पर मैं मीना जी का, हमारे महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव राजेंद्र कुमार जी का, एंटायर टीम का मैं बहुत बहुत उनको बधाई दूंगा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती इस प्रांगण में आज से नहीं, बड़े लंबे समय से मन रही है। और भारती जी के बाद उन दोनों नेताओं ने इस परंपरा को जारी रखा, इसके लिए वो बधाई के पात्र हैं। और महासंघ की तरफ से मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि जिस तरीके से भारती जी के समय में CPWD परिवार को महासंघ का समर्थन मिलता रहा है, आगे भी आपको उसी प्रकार समर्थन मिलता रहेगा। सभी को जय भीम, नमोबुद्धाय। बुद्ध और अम्बेडकर, तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको अगर गुरु होना है तो पहले बुद्ध होना पड़ेगा, उसके बाद फिर आप गुरु हो सकते हैं। तो माइथोलॉजी में उसी हिसाब से आते हैं, पहले बुद्ध आता है फिर गुरु आता है। तो अगर आप गुरु के लिए करना चाहते हैं तो बुद्ध आपको अपने जीवन में पहले बनना पड़ेगा,
तब आप फिर गुरु बन सकते हैं। यही शायद माननीय अम्बेडकर जी का सिद्धांत रहा होगा, उन्होंने उस हिसाब से किया। और नो डाउट कि भारत का संविधान अपने आप में अनूठा है, जिसकी बहुत जगह इसके विषय में चर्चा होती है कि हमारा इतना विस्तृत संविधान है और इतने बड़े देश के लिए इस तरह का संविधान बनाना कि जो लोग सबको मानने हैं और सब लोग उस पर चल पाए। मतलब अगर आप देखेंगे तो भारत अपने आप में कम से कम 40-50 जितने यूरोप के देश होंगे उनका भी एक संग्रह है, उतनी भी सबकी आबादी इतनी नहीं होगी। तो इतने अलग अलग परिस्थितियों को करना और इस तरह का संविधान देना कोई मानव नहीं महामानव ही कर सकता है, जिसके लिए अम्बेडकर जी बधाई के पात्र हैं और हम सब लोगों को उनकी शिक्षाओं पर आगे बढ़ते हुए देश को आगे ले जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कुर्मी ये खटी कहीर संसद में जाके क्या खेत से जोतेंगे, हल चलाएंगे? ये पटेल साहब बोल रहे थे, आप पढ़ सकते हैं इस चीज को। बाबा साहब ने आगरा में आपसे बहुत सारी उम्मीद रखी थी। आगरा का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि बाबा साहब उसमें रोए थे और आप लोगों से एक बात कही थी कि इस कारवां को बड़ी मुश्किल से यहां तक लेकर आया हूं, आगे ना ले जा सको तो पीछे मत ले जाने देना। तो साथियों, चलो मिल करके हम सब एक नया आगाज करें, आओ मिल करके हम सब एक नया आगाज करें। जो बात कही सन 56 में, जो बात कही सन 56 में, भीम की वो आवाज बने, आओ मिल करके हम सब एक नया आगाज करें, आओ मिल करके हम सब एक नया आगाज करें। अभी भाई साहब बता रहे थे कि आपके पोते सरकारी नौकरी होती चाहिए, देखेंगे करेंगे नहीं, लिख लो। देश के वो हालात है, कोई चीज देखे हमको भी शुरू बनना है। ऐसा धोखा दिया भी कि आंख में आंसू आए, गुजर गए हैं 60 साल, आप समझ ना पाए। ऐसा धोखा दिया भी कि आंख में आंसू आए, गुजर गए हैं 60 साल, आप समझ ना पाए। बाबा साहब पंख बने, बाबा साहब पंख बने, और तुम परवाज बनो, आओ मिल करके हम सब आगाज करें, आओ मिल करके हम सब एक नया आगाज करें। बाबा साहब कह रहे थे कि हमने लोगों ने धोखा दिया, आज ही गिरे। अभी भाई साहब ने सारा खोल दिया। नौकरी से पहले कुछ नहीं था, जब नौकरी मिली है वो भी इनको मसीहाती होगा। और उस वक्त क्या, आज की बधाई बताऊं, एक एक कर्म कर गए सब, कैसे रुकेगा तंबू, सोच के मन घबराता है, मेरा कौन बनेगा बंबू। एक एक कर्म कर गए सब, कैसे रुकेगा तंबू, सोच के मन घबराता है, मेरा कौन बनेगा बंबू। पूर्ण करो संकल्प भीम का, पूर्ण करो संकल्प
भीम का कुछ ऐसे जाबाज बनो, आओ मिल करके हम सब एक नया आगाज करें, आओ मिल करके हम सब एक नया आगाज करें। और आगरा से ये संदेश आपको दिया कि बड़ी मुश्किल से कारवा लेकर आया हूँ, लेकिन मुझे कोई दिखाई नहीं देता कि इतने विशाल तंबू को संभाल ले। और आगरा भी महान पवित्र हो गया, वहां बाबा साहब ने खबर रखी। और ये कारवा मार्च 18 भीम कारवा आन बान और शान बना, भीमराव आए थे आगरा, भारत में पहचान बना। मार्च 18 भीम कारवा आन बान और शान बना, भीमराव आए थे आगरा, भारत में पहचान बना। पीछे ना जाए कारवा, पीछे ना जाए कारवा, भीम के सुर का साज बनो, और मिल करके हम सब एक नया आगाज बने, आओ मिल करके हम सब एक नया आगाज बने, आओ मिल करके हम सब एक नया आगाज बने। जो बात कही सन 56 में, जो बात कही सन 56 में, वो भीम की तुम आवाज बनो, आओ मिल करके हम सब एक नया आगाज बने। एक बात, दो बात कहना चाहता हूँ। नक्शा मुक्ति की बात हो रही थी। इस दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसने नशा मुक्ति की बात की हो। सिर्फ बुद्ध का धर्म है जिन्होंने 5वें सील में कही, सुरा मेर मंची पमादत ठाना बेरमणि सिक्खा पतंग समाधियामी, मैं कच्ची पक्की शराब नहीं पीऊंगा। और दूसरे बाबा साहब जिन्होंने 22 प्रतिज्ञाओं में से 17वीं कही, क्या कही कि मैं शराब का कभी सेवन नहीं करूंगा। और जो बुद्ध धर्म को अंगीकार कर ले और बाबा साहब को अपना गुरु मान ले, उस समाज में, उस बस्ती में, उस परिवार में शराब नहीं पी जाएगी। बाकी कितनी स्पीच दे लो, बाप भी पीता है, बेटा भी पीता, बस मुंह छुपा लेते हैं ऐसे करके। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी बीमारी है। और बाबा साहब क्या करें बीमारी के बारे में? लाल भीम के जागो, लाल भीम के जागो, हमें मिलकर कदम बढ़ाना है। एक पैदा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। एक पैदा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। लाल भीम के जागो, लाल भीम के जागो, हमें मिलकर कदम बढ़ाना है। एक पैदा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। एक पैदा बाबा भीम से जाति भेद मिटाना है। इस देश का सबसे बड़ा मेरी गति लगा हुआ है, वो है जातिवाद। हर आदमी जाति से ग्रस्त है, जाति से रोज पिट रहा है, वो भी सब लेकर घूम रहा है उसे, जब उसे लाभ पाना ही चाहिए उसका। आगे क्या कहा है? साझा सुख दुख शोषण साझा, फिर तो खड़ी दीवार है। हम सभी बहुत भाग्यशाली एवं गौरवशाली हैं कि भारतवर्ष की इस धरती पर एक महान विभूति बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ। बाबा साहब का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में हुआ था। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बाबा साहब की प्राथमिक शिक्षा बड़ी ही कठिनाइयों के दौर से गुजरी। इन्हीं सामाजिक विषमताओं एवं जातिगत भेदभाव के कारण ही
बाबा साहब ने यह प्रण किया कि यदि समाज में दलितों के प्रति फैले भेदभाव को दूर करना हो तो स्वयं को शिक्षित करना होगा एवं आगे सामाजिक उत्थान के कार्यों में विशेष प्रयास करने होंगे। बाबा साहब बचपन से ही बहुत ही होनहार एवं बुद्धिमान व्यक्ति थे। शिक्षा के क्षेत्र में बाबा साहब हमेशा विशेष अंकों से उत्तीर्ण होते रहे और जब बाबा साहब को उच्च शिक्षा हेतु विदेश जाने का अवसर मिला तो वहां पर भी स्कॉलरशिप के माध्यम से अमेरिका एवं ब्रिटेन में अपनी उच्चतम शिक्षा प्राप्त की। बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षा प्राप्त की। बाबा साहब ने कानून शिक्षा के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विषयों जैसे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र एवं राजनीति शास्त्र का भी गहन अध्ययन किया। बाबा साहब प्रथम भारतीय तथा साउथ एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश में इकोनॉमिक्स में पीएचडी की उपाधि मात्र 24 वर्ष की आयु में प्राप्त की थी। बाबा साहब द्वारा अनेक सामाजिक कार्य किए गए जिनमें मुख्यतः दलितों के शिक्षा उत्थान, छुआछूत को समाप्त करना, पीने के पानी की समस्या का निवारण, हिंदू मंदिरों में दलितों के प्रवेश अधिकार इत्यादि रहे हैं। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद नई सरकार अस्तित्व में आई। तब बाबा साहब को कानून मंत्री के रूप में देश की सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसे बाबा साहब ने सहर्ष स्वीकार किया तथा स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री बने। बाबा साहब को 30 अगस्त 1947 को स्वतंत्र भारत के नए संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया, जो कि एक चुनौतीपूर्ण कार्य था एवं बाबा साहब ने दिन रात अथक प्रयास कर भारतीय संविधान को एक ऐसा प्रारूप तैयार किया जो कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू हुआ तथा इस प्रकार बाबा साहब ने भारतीय संविधान द्वारा एक नए युग का शुभारंभ किया। बाबा साहब ने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें लिखी हैं जो कि हम सब के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। बाबा साहब के जन्म दिवस के समारोह के उपलक्ष्य में हम सब बाबा साहब को शत शत नमन करते हैं। आवश्यकता है कि हम सब बाबा साहब द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलें, उनके द्वारा किए गए कार्यों का अनुसरण करें एवं उन्हें अपनी जीवन शैली में शामिल करें। इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ पर उपस्थित आप सभी को बहुत बहुत बधाई एवं धन्यवाद। जय भीम। जब भगवान सिंह साहब ने ये प्रोग्राम यहाँ पे किया था और उस समय इसी मंच से जितने लोग आए थे उपस्थित सबको जो है बाबा साहब से संबंधित कुछ किताबें भी उन्होंने बांटी थी और उसके कुछ कोट हमने देखे और उसमें ये लगा कि आज जो हम लोग जयंती मना रहे हैं तो हम सभी लोगों के तरफ से यहाँ पे मंच पे जितने संभ्रांत व्यक्तिगण सभी ने हम सभी का आह्वान किया कि बाबा साहब के दिखाए हुए पथ पे हम चलें और इससे हमारा तो कल्याण होगा ही, समाज का भी कल्याण होगा और देश का भी कल्याण होगा। मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि CPWD SC/ST एसोसिएशन इस तरह का प्रोग्राम करके कम से कम अब सभी जितने हमारे CPWD के कर्मचारी और अधिकारीगण हैं और जनमानस में यह संचार करता है कि ये मिशन जो है बाबा साहब का उसको लेकर के हम आगे बढ़ें जिसे हम सभी का कल्याण होगा। एक बार मैं इस मंच से बाबा साहब को सत सत नमस्कार करता हूँ। धन्यवाद। तथागत गौतम बुद्ध, इनको चरणों में मैं अभिवादन करता हूँ। जिनके जन्मदिन अपन मना रहे हैं, ऐसे महामानव कार्यक्रम में मुझे बुलाया गया, सम्मान दिया गया। एसोसिएशन की ओर से CPWD के DG शैलेंद्र जी शर्मा, उसी प्रकार स्पेशल DG रंजीत सिंह जी, उसी प्रकार SP चौधरी जी, अनंत कुमार जी, विमल कुमार जी और जिनका अभी मार्गदर्शन हुआ ऐसे हमारे फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी KP चौधरी जी, साथ ही प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जी, एसोसिएशन के मुख्य संरक्षक AMC परेवा जी, अध्यक्ष मुकेश जी मीना, उसी प्रकार मंच पर सभी महानुभाव और मेरे सामने बैठे हुए CPWD के सभी विभाग के अधिकारीगण व कर्मचारीगण,
माननीय मंत्री जी पुरी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उन्होंने भी अपने विचार ऊपर रखे। साथ ही राज्य मंत्री कौशल जी किशोर, उन्होंने भी अपने विचार रखे और मेरे पूर्व वक्ता केपी चौधरी जी ने भी अपने विचार रखे। देखा जाता है कि महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जितनी यातना सहन की उतनी किसी ने यातना सहन करी। उस वक्त का अगर आप, मैं खुद महाराष्ट्र के जो उनकी कर्म भूमि है तो दीक्षा ली, अनेक संघर्षशील जीवन के अंदर एक ही बात सीखने के लिए मिलती है कि उनके ऊपर कितनी ही आपत्ति आए फिर भी उन्होंने डगमगना नहीं सीखा। इसका मतलब ये हमें सिखाता है के ऊपर भी यातनाएं होती है तो उसमें कुछ न कुछ सीखने मिलता है। और डॉक्टर एक विचार है, एक जीवन जगने की एक प्रेरणा है और महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सिद्ध करके दिया। आज जो संविधान की बात करते हैं, जिस संविधान के अंदर सभी को राजा से लेकर तो अगर किसी को एकत्रित करने का काम किया है तो वो डॉक्टर बाबा इन्होंने दिए। आज कितना ही बड़ा व्यक्ति हो तो वो संविधान के ऊपर हो, संविधान के बाहर कोई जा नहीं सकता। संविधान ने एक जिस तरह हमें दिया है चौकटी के अंदर रहे, ये महामानव परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे को वो संविधान के अंदर दिया। आज हम देखते हैं समाज के अंदर अनेक अनेक धर्म के लोग हैं, अनेक जाति के लोग हैं, फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिव्य मार्ग पर चलने वाले इन्हीं प्रेरणा से हम काम करते हैं। और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को हम अगर सेवा का माध्यम, हमारे को बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया, जैसा केपी चौधरी की एक जमाना था कि हम और आज हम कार में टू व्हीलर में चलने लायक हो गए तो हमारा भी कर्तव्य तो वो शिक्षा से वंचित है, आज भी आरोग्य है। हमने उनकी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सही श्रद्धांजलि हो गई और तो शुभकामनाएं देता हूँ। काफी समय हो गया, देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। वास्तव में मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, परंतु इतना सब कहने के बावजूद मैं ये कहूँगा कि महामानव जिस तरह के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, उनको इतना सब कहना भी सूरज को दिया दिखाने के बराबर ही है। दो शब्द कुछ और कहने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती इस कार्यक्रम में आप सबके साथ सम्मिलित होकर गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ और इस अवसर पर मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं CPWD SC/ST एसोसिएशन के पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 20वीं शताब्दी के श्रेष्ठ समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, चिंतक, ओजस्वी लेखक और यशस्वी वक्ता, भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माणकर्ता थे, जिसके कारण आज हमारे देश का वो स्वरूप निकल के आया है जिसमें आज हम सब बैठे हैं, आनंद ले रहे हैं। बाबा साहब की लोकतंत्र में गहरी आस्था थी और वो उसको एक वे ऑफ लाइफ, एक जीवन का एक तरीका ही मानते थे। अनेक कष्टों को सहन करते हुए संघर्ष और कठोर परिश्रम से उन्होंने प्रगति की इकाइयों को छुआ था। वो इतने प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे कि उन्हें संविधान के निर्माण के लिए प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। संविधान सभा में सदस्यों द्वारा उठाई गई तमाम आपत्तियों, क्षमताओं और जिज्ञासाओं का निराकरण बहुत ही आसानी से और कुशलता से किया करते थे। उनके व्यक्तित्व और चिंतन का प्रभाव हमारे संविधान पर आज भी हमें दिखाई देता है। भारत में आज समाज के दलितों, वंचितों और महिलाओं के उत्थान का श्रेय बहुत हद तक बाबा साहब को जाता है, पर उनकी भूमिका यहीं तक सीमित नहीं थी। देश का संविधान और अन्य अनेकों राष्ट्रीय नीतियां उनके विचारों से प्रभावित थी और आज भी है। उन्होंने
जैसा कि लोगों ने बताया, न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया, लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से PhD की और भारतीय रुपए से जुड़ी समस्याएं, उसके समाधान पेश किए। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, और जिसके आधार पर एक हिल्टन यंग कमीशन जो भारत आया था अंग्रेजों का 1935 में, उसको गाइडलाइंस दी, जिसके अनुसार पहली बार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन हुआ। ये शायद कम लोगों को मालूम होगा। भारतीय जीवन के संदर्भ में उनके विचार आज भी बहुत प्रासंगिक और सार्थक हैं। वो कहते थे, हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं, और इसी मूल भावनाओं से प्रेरित होकर उन्होंने सशक्त राष्ट्र बनाने के लिए संविधान में सारे प्रावधान रखे हैं। उनका कहना था, हमें अपने भाग्य पर विश्वास करने के बजाय कर्म पर विश्वास करना चाहिए। कर्म से ही भाग्य का उदय होता है। उदासीनता को ये ऐसी बीमारी मानते थे जिससे कोई भी प्रभावित हो सकता है, और इस ओर सभी को सचेत रहने का निर्देश देते थे। अंत में मैं सिर्फ इतना कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा कि हम सभी को ऐसे महान आदर्श व्यक्ति के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपने जीवन में उनके इन गुणों को आत्मसात करने का प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद। जय भीम, जय हिंद, जय भारत। एवं सर्वप्रथम डाइस पर आसीन माननीय मंत्रीगण श्री हरदीप पुरी जी, ये जय भीम, जय भीम। भगवान बुद्ध एवं भारत रत्न बाबा साहब BR अम्बेडकर सदस्य, जो हमारे कमीशन के सदस्य पारदी जी, DG साहब, सभी का अभिनंदन। श्री शैलेंद्र शर्मा जो हमारे विभाग के मुखिया हैं, हम आशा करते हैं कि जो हमारे कर्मचारी अधिकारियों की समस्या हैं उनका निवारण करेंगे, और उन्होंने हमारी बहुत सी समस्याएं सुनी भी हैं और निवारण भी किए हैं, लेकिन हमें उम्मीद है आगे भी ऐसा करते रहेंगे। अब मैं अपनी एसोसिएशन की शुरुआत कैसे हुई उसके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। शुरू में विभिन्न कैडरों की अलग अलग एसोसिएशन हुआ करती थी, लेकिन श्री BS भारती जी के अथक प्रयासों से केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में एक एसोसिएशन का गठन हुआ जिसका नाम है ऑल इंडिया CPWD SC/ST ऑर्गेनाइजेशन। श्री BS भारती जी CPWD एसोसिएशन के अम्बेडकर कहूँगा तो अति संयुक्ति नहीं होगी। श्री BS भारती जी के हम सभी ऋणी रहेंगे। उनके अथक प्रयासों ने हमें आज इस मंच पर लाकर इस निर्माण भवन के प्रांगण में एक इतना बड़ा प्रोग्राम करने की जो हमें प्रेरणा देके गए हैं, वो प्रेरणा आगे भी जारी रहेगी। माननीय मंत्री श्री कौशल कुमार जी एवं इस एसोसिएशन की ब्रांच ऑल ओवर इंडिया है, रीजन्स हैं, जोन्स हैं, वहाँ से हमारे बहुत सारे प्रतिनिधि सभी आए हैं। उनका भी मैं इस प्रोग्राम में अभिनंदन करना चाहूँगा कि चरणों की वंदना करता हूँ। सुप्रिंटेंडेंट इंजीनियर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, अन्य सदस्यों का स्वागत करता हूँ। एसोसिएशन के समस्त भारत से आए प्रतिनिधियों को खासकर हैदराबाद रीजन, चेन्नई रीजन, मुंबई रीजन, बंगलोर रीजन के अलावा इलाहाबाद, जयपुर, चंडीगढ़, गुवाहाटी, शिलोंग, कोलकाता, सिलीगुड़ी, पटना, नागपुर, जालंधर, जम्मू, अमृतसर, जोधपुर, विजयवाड़ा, आगरा, देहरादून, सिलचर, अगरतला इत्यादि स्टेशन से आए सभी प्रतिनिधियों का स्पेशल धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने अपना कीमती समय निकाल करके दिल्ली कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सेंट्रल टीम के पिछले काफ़ी समय से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए दिन रात लगी हुई थी। वैसे तो सभी का बहुमूल्य योगदान है, किंतु मैं श्री MCD परेवा जी, श्री रविंद्र कुमार जी, श्री प्रताप सिंह जी, श्री राजेंद्र कुमार जी, श्री विशाल निम जी, श्री यशवीर सिंह जी, श्री महेंद्र कुमार जी, श्री यादराम मीना जी, श्री कालूराम मीना जी, श्री मनीष कुमार जी एवं श्री देवेंद्र जी का योगदान उल्लेखनीय है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के संचालकों के अलावा पर्दे के पीछे काम करने वाले बागवानी विभाग के श्री गजेंद्र सिंह, डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर की टीम, बिजली विभाग के संबंधित अधिकारी, सिविल विभाग के संबंधित अधिकारी, विशेषकर अमित कुमार सिंह जी जो निर्माण वन में हैं, टेंट के मैनेजर, यूट्यूब से चैनल के सभी प्रतिनिधि, श्री शशि भूषण जी व CISF के सभी अधिकारियों को, जिनके सहयोग के बिना ये कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। मैं सभी को तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। अंत में इस कार्यक्रम को विधिवत समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। थैंक यू। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और
तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। रोको मत हमें, टोको मत हमें, आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।